हम टेक्स्ट शुरू करते हैं। ओड टू द वेस्ट विंड, और इसके जो 5 स्टैंजाज हैं, इसका फर्स्ट स्टैंजा कर रहे हैं हम। और इस स्टैंजा में वेस्ट विंड का क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट रहता है लैंड पर, जमीन पर, हम ये देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझें कि ओड किसे कहते हैं। व्हाट इज एन ओड? एन ओड इज अ पोएम ऑफ एड्रेस। देखिए, कोई भी पोएम मैं मेरे बारे में लिख सकती हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, या मैं कह सकती हूँ वो ऐसा है, वो वैसी है, ये चीज ऐसी है, मेरी माँ, मेरी बहन, ये सब थर्ड पर्सन है। और तीसरा हो सकता है तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये ओड है। ओड उस तरह की पोएम होती है जिसमें कि किसी को संबोधित किया जाता है कि अरे तुम, ओ, तो अरे तुम, ये चीज ओड में रहती है। ओड में वी राइट टू somebody, we speak to somebody, we don't speak of somebody, about somebody, we speak to somebody। हम किसी के बारे में बात नहीं करते, हम किसी को संबोधित करते हैं। ये होता है ओड। तो इसमें हमारा पोएट वेस्ट विंड से बात कर रहा है, डायरेक्टली वेस्ट विंड को संबोधित कर रहा है। और अब हम इसका अगर स्टैंजा फॉर्म देखें तो इसमें 4 टर सेट हैं। 3 लाइंस का कलेक्शन या स्टैंजा टर सेट होता है। तो आप ये देखिए, इसमें 1 2 3 4, आप अगर अपना टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आपको 4 टर्सेट्स और एंड में एक दोहा या कपलेट मिलेगा। ये सारा मिलकर आपका टर्जा राइमा बनता है। अब इस पोएम में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। पहले तो मैं आपको फर्स्ट स्टैंजा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन पहले ये करा दूं, और उसके बाद मैं आपको इसके फिगर्स ऑफ स्पीच भी स्टैंजा बाय स्टैंजा कराती चली जाऊंगी। तो फर्स्ट, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, वेस्ट विंड को संबोधित किया गया है। अरे वाइल्ड वेस्ट विंड संबोधित किया गया है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, अरे सो एंड सो, अरे सोनू, अरे मोनू, अरे वाइल्ड वेस्ट विंड। दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। ऑटम एक सीजन है, और ऑटम के प्राण के रूप में, जैसे हम जीवित हैं, हम में प्राण है, ये हमें कैसे पता चलता है, हमें कैसे समझ में आता है? वी आर ब्रीदिंग, वी आर अलाइव, वी आर ब्रीदिंग, वी आर अलाइव। सांसें चल रही हैं, हम जीवित हैं। वेस्ट विंड हवा का नाम है, और ये पतझड़ नाम के मौसम के प्राण के रूप में देखा गया है। पतझड़ का मौसम है, इसलिए वेस्ट विंड महसूस हो रहा है। जैसे हम जीवित हैं, हम अस्तित्व में हैं, हमारी सांसों के माध्यम से महसूस होता है, उसी तरीके से ऑटम सीजन है, उसका प्राण है ये वेस्ट विंड। तो फर्स्ट लाइन में, अरे वेस्ट विंड, तुम जो कि ऑटम सीजन के
प्राण के रूप में हो। आप कॉपी एंड पेन खोल कर बैठिए ताकि आप अलंकार या फिगर्स ऑफ स्पीच यहीं समझ कर लिख सकें। जब भी किसी को संबोधित किया जाए, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, अरे वाइल्ड वेस्ट विंड, तो ये जो संबोधन है, एड्रेस है, दिस फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, और संबोधन करने के तुरंत बाद उस व्यक्ति या भाव या जिसकी भी बात की जा रही है उसकी एक क्वालिटी बताना अपॉस्ट्रफी नाम का अलंकार है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, अरे वाइल्ड वेस्ट विंड, तुम जो कि पतझड़ के मौसम के प्राण के रूप में हो। तो यह अपॉस्ट्रफी है। पहले तो वेस्ट विंड को एड्रेस किया है, संबोधित किया है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। फिर उस वेस्ट विंड की एक क्वालिटी बताई है कि तुम तो ऑटम सीजन के प्राण हो। इसलिए जब किसी को एड्रेस करते हैं या संबोधित करते हैं और फिर उसके बारे में कुछ बताते हैं तो वो एक अलंकार कहलाता है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपॉस्ट्रफी। APOSTROPHE, अपॉस्ट्रफी। अगर इसमें ओ नहीं होता, सिर्फ होता वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तो भी संबोधन है। मैं कहूं अरे मुन्ना, या मैं कहूं मुन्ना, संबोधन तो कर ही रही हूं। तो ओ की वजह से अपॉस्ट्रफी नहीं है। आप ओ ना लगाओ, सिर्फ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, यही अपॉस्ट्रफी हो गया। संबोधित करके और वेस्ट विंड के बारे में कुछ कहा गया है। अब इसमें ऑटम्स बीइंग, ऑटम के अस्तित्व की कल्पना की गई है। तो ऑटम का पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है। जैसे इंसान है, सांस लेता है, सांस छोड़ता है, वैसे ऑटम सीजन की कल्पना एक मनुष्य के रूप में की गई है। और ऑटम का वो प्राण, वो जो वेस्ट विंड है, तो इस वाले एक अकेले लाइन में अपॉस्ट्रफी है, पर्सोनिफिकेशन है, और एक और अलंकार है जिसको कि हम एलिटरेशन कहते हैं। चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से, च च च च। इंग्लिश में बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, ब ब ब ब। उसी तरीके से यहां देखिए, व वाइल्ड वेस्ट विंड, वाइल्ड वेस्ट विंड, ये आपका एलिटरेशन है। आपको एलिटरेशन, जब आप अलंकार करेंगे कभी आगे, तो फिर किसी वीडियो में मैं कराऊंगी, तो एलिटरेशन के दो तरह के होते हैं, कॉन्सोनेंस और एजोनेंस। अगर आप स्कूल लेवल पे इस पोएम को पढ़ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, सेकेंड ईयर, सॉरी सम क्लास 7-8, या आप इवन कॉलेज लेवल पे कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पर अगर आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब ज़रूर आपको एलिटरेशन, कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस पता होना चाहिए। जूनियर लेवल की स्टडीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी आप उसमें मत उलझो। पर ये एलिटरेशन का एग्जाम्पल है, एलिटरेशन कॉन्सोनेंस। पर हाँ, एलिटरेशन, दाउ, तुम, हर लाइन में तुम हो ये जरूरी भी नहीं है। ओड का मतलब बस डायरेक्टली संबोधित करते हैं, एक बार कर दिया फिर वो तुमसे ही बात की जा रही है, तो ऑटोमेटिकली। दाउ, फ्रॉम whose unseen presence the leaves dead
आर ड्रिवन। पोएम को हमेशा कॉमा टू कॉमा पढ़ना चाहिए। पोएम को हमेशा कॉमा टू कॉमा पढ़ना चाहिए और इसलिए दाऊ तुम, उसके बाद कॉमा आ गया, गैप आ गया, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन। ये पूरा एक वाक्य है। तुम जिसके अनसीन प्रेजेंस, अंडरलाइन करके लिखिए ऑक्सीमरोन, OXYMORON, ऑक्सीमरोन। ऑक्सीमरोन एक फिगर ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमरोन में क्या होता है? एक ही चीज के बारे में दो ऑपोजिट बातें कही जाती हैं। जैसे हम कहें बचपन की खट्टी मीठी यादें, द बिटर स्वीट pangs of love, the sweet and sour memories, खट्टी मीठी यादें। यादें हैं और यादों के लिए दोनों बातें कही गई हैं, खट्टी भी मीठी भी। तो ये सारी बिटर स्वीट, कड़वी मीठी, खट्टी मीठी, ये ऑपोजिट चीजें, एक ही चीज के लिए दो ऑपोजिट बातें पास पास आई हैं। बिटर स्वीट, बचपन के बारे में बिटर स्वीट डेज, स्वीट एंड सार मेमोरीज। तो एक ही चीज के बारे में दो परस्पर विरोधी या ऑपोजिट बातें कही जाए पास पास, वो आपका ऑक्सीमरोन कहलाता है। उदाहरण के लिए समुंदर के लिए द मर्डरस कातिलाना, द मर्डरस इनोसेंस, मासूमियत ऑफ द सी। समुंदर देखिए जान भी पानी जान लेता है और जीवन देता भी है। तो सी क्या करता है? मर्डरस, कातिलाना, पर सी तो इनोसेंट है। समुंदर जान लेता है, उस तरीके से मर्डरस है, पर समुंदर को थोड़ी पता कि मैं जान ले रहा हूं या मैं क्या कर रहा हूं। इनोसेंट है समुंदर। तो समुंदर के लिए मर्डरस और इनोसेंट दोनों एक साथ कह देना ऑक्सीमरोन है। ये इस पोएम का लाइन नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं। अनसीन प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब अस्तित्व में होना, मौजूदगी, एग्जिस्टेंस। अनसीन, जो चीज एग्जिस्ट करती है वो दिखती नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर एग्जिस्ट करती है तो वो दिखनी भी चाहिए, पता चलना चाहिए कि उसका अस्तित्व है। तो अनसीन प्रेजेंस, वेस्ट विंड है भी नहीं भी, चलती है तो पता चलता है, अदरवाइज पता भी नहीं चलता, दिखता तो नहीं है। वेस्ट विंड यूं एक इंसान के रूप में दिखता तो नहीं है, इसलिए अदृश्य परंतु फिर भी अस्तित्व में होना। तो ये ऑक्सीमरोन है। और वेस्ट विंड के लिए हमारे पोएट कह रहे हैं दाऊ तुम, फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, तुम जिसका अस्तित्व है परंतु तुम अनसीन हो, अदृश्य हो, पर तुम्हारे अस्तित्व से, भले ही वो अदृश्य हो, भले ही तुम अदृश्य हो, तुम्हारा अस्तित्व ऐसा है कि सूखे पत्ते भगा दिए जाते हैं। द लीव्स डेड आर ड्रिवन, सूखे पत्ते भागते हैं तुम्हारे आते ही। कभी आपने देखा हो हवाओं को गोल 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 पत्तों को घुमाते हुए? द लीव्स डेड आर ड्रिवन, सूखे पत्ते
भागने लगते हैं, भगा दिए जाते हैं, are driven like ghosts from an enchanter fleeing. Simile, like ghosts, जैसे तांत्रिक या ओझा के आते ही भूत प्रेत भाग जाते हैं डर के मारे, वैसे वेस्ट विंड के आते ही सारे सूखे पीले पड़े हुए पत्ते डर के मारे भागते हैं, लाइक गोस्ट्स। कंपैरिजन है, तुलना है कि जिस प्रकार भूत प्रेत तांत्रिक या ओझा को देखते ही भागते हैं, वैसे वेस्ट विंड को आते हुए महसूस करके, अदृश्य है पर महसूस हो जाता है कि वेस्ट विंड का अस्तित्व है, वेस्ट विंड है, और सूखे पत्ते डर के मारे भागते हैं, लाइक गोस्ट्स फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लीइंग। एन्चेंटर वो जादूगर, तांत्रिक, ओझा। फ्लीइंग डर के मारे भागना, टू रन इन फियर, टू रन इन फियर। एन्चेंटर विजर्ड, मैजिशियन, तांत्रिक, ओझा। तो जैसे भूत प्रेत तांत्रिक ओझा को देखकर भागते हैं, वैसे वेस्टविंड के अदृश्य अस्तित्व से भी सूखे पीले पड़े हुए पत्ते भागते हैं डर के मारे। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। कोई पत्ते पीले पड़ गए, कोई काले पड़ गए, कोई फीके पड़ गए, कोई लाल सुर्ख हो गए, हेक्टिक रेड, सुर्ख लाल पड़े हुए पत्ते, सारे के सारे डर के मारे भाग रहे हैं। ये सारे पत्ते कोई पीले, कोई काले, कोई फीके, कोई सुर्ख लाल, सारे के सारे उड़कर भाग रहे हैं। वेस्ट विंड के ताकत के साथ वे उठाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। इस लाइन में भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। जब कभी किसी लाइन में एंड, बट और ओआर, और ये दो या दो से अधिक बार रिपीट हो जाएं, तो इससे कहते हैं पॉलीसिंडेटन। POLYSYNDETON, पॉलीसिंडेटन। दो या दो से अधिक बार यदि एक कंजंक्शन, जोड़ने वाला शब्द, ये बट वगैरह वगैरह, ये आपका पॉलीसिंडेटन का एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड 3 बार आ गया, तो इस लाइन में पॉलीसिंडेटन है। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, कीड़े लगे हुए। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, कीड़े लगे हुए पत्ते हैं, ढेर सारे, मल्टीट्यूड्स। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, कीड़े लगे हुए ढेर सारे पत्ते, मल्टीट्यूड्स, नंबर ऑफ, ढेर सारे। ओ दाउ, कीड़े लगे हुए ढेर सारे पत्ते हैं ये। ओ दाउ हु चैरियटेस्ट, तुम रथ बनकर उड़ाकर ले जाते हो सूखे पत्तों को और बीजों को। वेस्टविंड सिर्फ सूखे पत्तों को उड़ाकर नहीं ले जाता, वेस्टविंड सूखे पत्तों के साथ साथ कुछ बीजों को भी उड़ाकर ले जाएगा। वेस्टविंड उस रथ के समान है, जैसे रथ में लोग सवार रहते हैं, वैसे वेस्टविंड रथ बनकर अपने ऊपर किसको सवार होने दे रहा है? सूखे पत्ते और बीज। तो वेस्टविंड रथ के समान हो गया। ये मेटाफर है,
वेस्ट विंड रथ बन गया है। अगर एज लाइक सच आता, द वेस्ट विंड इज लाइक अ चैरियट, एज अ चैरियट, तो हम उसे सिमिली कहते। पर क्योंकि यहां पर एज लाइक सच सो ये सब नहीं है, इसलिए ये मेटाफर है। वेस्ट विंड को तो चैरियट ही बता दिया। हु चैरियटेस्ट, तुम चैरियट बनकर उठाकर ले जा रहे हो। टू देयर डार्क विंट्री बेड, विंट्री बेड, बीज जमीन के नीचे धंस जाएंगे, वही उनका बेड है, मानो वो उनका कब्र हो, वो वहीं पड़े रहेंगे। बसंत की हवाएं चलेंगी तो वो बीज फूट जाएंगे। ओ दाउ हु चैरियटेस्ट, तुम जो कि रथ बनकर उठाकर ले जाते हो। टू देयर डार्क विंट्री बेड, किनको ले जाते हो? बीजों को। जमीन के नीचे उनका बेड है कब्र की तरह। द विंग्ड सीड्स, विंग्ड सीड्स। अब ये देखिए, टू देयर डार्क विंट्री बेड, जमीन के नीचे का हिस्सा बीजों के लिए बेड बन जाएगा। ये भी मेटाफर है। बीजों के लिए, भाई बीजों को वेस्ट विंड उड़ाकर ले जाएगा, कहीं जमीन पे धंसा देगा, वो धंस जाएंगे जमीन में, और जहां वे धंसेंगे वही उनका बेड है। बेड की तरह नहीं, वो तो उनका बेड ही है, मेटाफर। टू देयर डार्क विंट्री बेड, पूरे विंटर ये बीज वहीं पड़े रहेंगे। द विंग्ड सीड्स, विंग्ड सीड्स, मानो पंख लग गए हो बीज के और वे उड़ रहे हो, क्योंकि वेस्ट विंड तो दिखता नहीं है। पत्ते और बीज गोल गोल घूमते हुए उड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे सीड्स के पंख लग चुके हों। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, और वो अपने डार्क विंट्री बेड में पड़े रहेंगे। कोल्ड, ठंडी जमीन में, लो, जमीन के नीचे। ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, लाइक सिमिली आ गया। जैसे कब्र में लाश पड़ी रहती है, वैसे जमीन के नीचे अपने अपने बेड में, जमीन के नीचे सीड्स का बेड है, वहां वे पड़े रहेंगे। ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, जैसे लाश कब्र में पड़ी रहती है, वैसे ये बीज अपने अपने बेड पे कोल्ड एंड लो, ठंडी जमीन में, लो, जमीन के नीचे पड़े रहेंगे। कॉर्प्स का मतलब लाश, डेड बॉडी। अनटिल, कब तक पड़े रहेंगे? अनटिल दाइन azure sister of the spring, जब तक कि तुम्हारी सुहानी, azure blue colored, pleasant, until thine azure sister of the spring, बसंत में चलने वाली जो हवाएं हैं वो वेस्ट विंड की बहन है। जैसे वेस्ट विंड ऑटम में चलता है, वैसे स्प्रिंग सीजन में बसंत की हवाएं चलेंगी और वो सुहानी हवाएं होंगी और वे इनको जगा देंगी, ये फूट पड़ेंगे बीज। अनटिल दाइन एज़्योर, सुहानी, सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शाल ब्लो हर क्लैरियन, स्प्रिंग में चलने वाली हवाएं अपना बिगुल बजाएगी। मतलब जब स्प्रिंग सीजन आता है, भंवरे गुनगुनाते हैं, चिड़िए चहकते हैं, ऐसा लगता है जैसे बसंत ऋतु आ गई और अपना बिगुल बजा रही है कि लो मैं आ गई। तो बसंत ऋतु के आगमन पर, व्हेन स्प्रिंग कम्स, तो वो
मानो अपना बिगुल बजाएगी, सब कुछ जीवित हो उठेगा, सब उठकर ऊपर आ जाएंगे। शैल ब्लो हर क्लैरियन, अपना बिगुल बजाएगी। क्लैरियन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, सुस्ताती हुई धरती पर, सुस्ताती हुई धरती पर। सुस्ताती हुई धरती क्यों? क्योंकि सब कुछ विंटर में ठंडा निर्जीव पड़ा हुआ है, प्रकृति बिल्कुल वाइट स्नो से ढकी हुई है, और स्प्रिंग के आते ही सारा बर्फ छट जाएगा, हरा सब दिखने लगेगा, फूल खिलेंगे, कलियां खिलेंगी। एंड फिल विथ लिविंग ह्यूज एंड ओडर्स प्लेन एंड हिल। ये लाइन यहां से जुड़ रहा है, ब्रैकेट को छोड़ दो। एंड फिल विथ लिविंग ह्यूज एंड ओडर्स, जीते जागते रंग और महक से पूरी धरती भर जाएगी। ओडर्स महक, प्लेन एंड हिल, मैदान प्लेन, हिल पहाड़ी, सब में फूल खिलेंगे, रंग बरसेंगे, क्योंकि फूल तरह तरह के, कली तरह तरह के, और बसंत के आते ही रंग बिखर जाएंगे। और अब ऊपर वाला लाइन देखो, ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स, मतलब तुम कलियों को खिलाओगे, लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, तुम कलियों को खिलाओगे ढेर सारे झुंड में, जैसे फ्लॉक्स होते हैं, भेड़ों के झुंड होते हैं, वैसे तुम यहां पर कलियों का झुंड खिलाओगे। टू फीड इन एयर, सारे खुली हवा में आ जाएंगे। फिर वाइल्ड स्पिरिट, वो ब्रैकेट वाला पोर्शन कंटिन्यूएशन में नहीं, एंड फिल विथ लिविंग ह्यूज, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, वेस्ट विंड को कहा है, तुम जो कि हर जगह घूमते रहते हो। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, ऑक्सीमरॉन, तुम नष्ट भी करते हो। किसको नष्ट करते हो? सूखे पत्तों को। एंड प्रिजर्वर, बीजों को बचा कर रखते हो, तुम दोनों काम करते हो, दोहरा काम है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर, सुनो मेरी बात। तो वेस्ट विंड के लिए ऑक्सीमरॉन है, वो डिस्ट्रॉय भी करता है और वो बचाकर भी रखता है। सूखे पत्ते पहले ही डिस्ट्रॉयड हैं, एक्चुअली सूखे पत्ते पहले ही डिस्ट्रॉयड हैं, पर ऑटम सीजन के प्रभाव से डिस्ट्रॉयड हैं। तो वेस्ट विंड डिस्ट्रॉय भी करता है, उनको गिरा देता है, उनको उड़ाकर ले जाता है। और प्रिजर्व किसको करता है? बचा के किसको रखता है? वह बीजों को बचाकर रखता है। हियर ओ हियर, मेरी बात सुनो।